हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा देश भारत जिसका विभाजन कैसे हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि पार्टीशन से पहले यानी कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी। उससे पहले भारत आज़ाद होने से पहले भारत कैसा था और आज़ादी के बाद का भारत कैसा था, यानी कि भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ और किन किन टुकड़ों में भारत बटा और उसके बाद विभाजन के बाद कौन कौन से नए राष्ट्र बने। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले 1947 भारत का विभाजन। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत की उत्पत्ति कब हुई थी, यानी कि हमारा जो देश है वो कितने साल पुराना है। ठीक है, भारत पिछले 15,000 वर्षों से अस्तित्व में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत यानी कि जिस देश में हम रहते हैं वो पिछले 15,000 वर्षों से अस्तित्व में है। ठीक है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये सभी भारत के हिस्से थे। ठीक है ना, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान का तो हमें पता है कि पाकिस्तान भारत से ही टूट के बना है, बलूचिस्तान भारत से टूट के बना है, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले। ठीक है, अखंड भारत कहने का अर्थ यही है, लेकिन भारत का बंटवारा जिस आधार पर और जिस तरीके से हुआ है उससे ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस और उसके नेता मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के सामने कमजोर सिद्ध हुए। ठीक है, बलूचिस्तान जो कि आर्यों की प्राचीन धरती आर्यवत का एक हिस्सा है, बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान का जिस पर कब्जा है, ठीक है, वहां पे पाकिस्तान का ही हुक्म चलता है। यानी कि बलूचिस्तान के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक अलग से एक आजाद बलूचिस्तान बने, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन के रहना चाहते हैं। तो उस बलूचिस्तान को जो कि आर्यों की प्राचीन धरती आर्यव्रत का एक हिस्सा है वो बलूचिस्तान। ठीक है, प्राचीन काल में वैदिक युग में पारस यानी कि कालांतर में फारस से लेकर गंगा सरयू ब्रह्मपुत्र तक की भूमि आर्यों की भूमि मानी जाती थी। ठीक है, जिसमें सिंधु घाटी का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। आर्यों के पंचनंद या पंचकुल अर्थात पुरु, युद्ध, तुर्वस, अनु और द्रुह के कुल में से किसी एक कुल के थे। ठीक है, यानी कि जो आर्य थे इन 5 कुलों में से किसी एक कुल के हुआ करते थे, क्योंकि आर्यों का जन्म कहाँ से हुआ, आर्य कहाँ के थे, इस बात पर भी संदेह बना हुआ है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं हर किसी का अलग अलग मानना है। कुछ कहते हैं ये एशिया के थे, कुछ कहते हैं यूरोप से आए थे। ठीक है, तो ये जो आर्य थे जो पंचनंद यानी कि पंचकुल है, इन्हीं में से एक कुल हुआ करता था इनका। भारत का प्राचीन इतिहास कहता है कि अफगानी, बलूच, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी आदि पश्चिम भारत के लोग पुरु वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, अर्थात वो सभी पौरव थे। ठीक है, पुरु वंश ही आगे चलकर कुरु हुआ जिसके वंशज कौरव कहलाए। यानी कि कौरव वंश कहां से स्टार्ट हुआ, आपने महाभारत देखी होगी। ठीक है, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वो कौरव कहलाए और धृतराष्ट्र के जो संगे भाई थे पांडु और पांडु के जो 5 बेटे थे। ठीक है, मतलब कि वैसे तो 6 थे। ठीक है, कर्ण को मिलाकर, लेकिन कर्ण के बारे में बहुत लंबे समय के बाद पता चला था कि वो कुंती का पुत्र था, लेकिन वो पांडु का बेटा नहीं था, पांडु और कुंती का पुत्र नहीं था। कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। ठीक है, तो पांडु के 5 बेटे जो कि पांडु कहलाए और धृतराष्ट्र के जो 100 बेटे थे वो कौरव कहलाए। ठीक है, जिनमें आपको पता होगा दुर्योधन, ठीक है, ये सब थे। 7,200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9,200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों में से पुरु की धरती के सबसे अधिक हिस्से पर राज था। बलूच भी मानते हैं कि हमारा इतिहास की शुरुआत 9,000 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये वो भारत है जो कि पार्टीशन से पहले का था, यानी कि 1947 से पहले का भारत। ये देखिए बलूचिस्तान जो कि कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, बलूचिस्तान, ये देखिए
यहाँ पे ये पंजाब जो कि पूरा का पूरा हमारा था, ये पख्तून जो कि आज पाकिस्तान में है, पंजाब का आधा हिस्सा जो कि पाकिस्तान में आता है, बाकी आधा भारत में आता है। ठीक है, ये गिलगिट पाकिस्तान जो कि आज ठीक है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये पाकिस्तान के हिस्से में है, और इस गिलगिट के 1 या 2 हिस्से पर चाइना का कब्जा है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये बंगाल जो कि कभी बंगाल भारत का हिस्सा था और पार्टीशन के बाद ये बंगाल 2 भागों में डिवाइड हो गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था और वेस्ट बंगाल जो कि भारत का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन आजादी से पहले इसे बंगाल कहा जाता था, और ये व्यापार के नजरिए से बंगाल जो कि टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, सारे जो भी पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, ठीक है, जो भी लोग आए, फ्रांस के लोग आए, यूरोप के लोग आए, जितने भी लोग आए बिजनेस करने, वो बंगाल में ही रुके, क्योंकि बंगाल उस वक्त हब हुआ करता था बिजनेस का। ठीक है, ये बिहार है, ये खासी स्टेट्स, आसाम, सिक्किम, ठीक है, हैदराबाद, तो ये सारे मद्रास, ठीक है, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है मद्रास को। ठीक है, ये सारे भारत का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है गाइस, ये सिंध जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी भारत का हुआ करता था, बलूचिस्तान के स्टेट्स हैं। तो ये मैप है जब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान जब भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तो तब भारत का ये मैप था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा नहीं है, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे था। ठीक है, कि भारत का विभाजन सिर्फ 1947 के बाद ही हुआ। भारत का विभाजन बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अखंड भारत में नेपाल, भूटान, वर्मा, ठीक है, तिब्बत, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, यानी कि भारत इतना बड़ा था। ठीक है, तो इस अखंड भारत पर बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के अपलोड करूंगी इसमें, तो उसमें आप पूरी डिटेल देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, ठीक है, बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान में माता सती के, जो सती माता के जो 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक शक्तिपीठ जिसका नाम है हिंगलाज माता, ठीक है, वो बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान की भूमि पर दुर्गम पहाड़ियों के बीच में माता का मंदिर है, जहां माता का सिर गिरा था। यह मंदिर बलूचिस्तान के राज्य मंज में स्थित हिंगोल नदी के पास स्थित पहाड़ी पर है। इस स्थान पर भगवान श्री राम, परशुराम के पिता जमदग्नि, गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी भी आ चुके हैं। ठीक है, बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से एक संभवतः एक जनपद यानी कि गांधार जनपद का हिस्सा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान जो कि गांधार जनपद का हिस्सा हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईस्वी पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। आप सबको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, ठीक है, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था, जो अर्थशास्त्री थे, जिन्होंंने अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है, उनका सपना था, उन्होंने देखा था सपना कि एक अखंड भारत का। तो उस वक्त भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर, माउंटबेटन प्लान आपको सबको पता होगा, ठीक है, उसके आधार पर हुआ था। आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो इंडिपेंडेंट देश बन जाएंगे, यानी ठीक है, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ठीक है गाइस, अब है पाकिस्तान का जन्म 1947 में। ठीक है, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान इस्लाम गणतंत्र या सिर्फ पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। ठीक है, 20 करोड़ की आबादी के साथ यह दुनिया का छठा बड़ी आबादी वाला देश है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो हिंदी। पाकिस्तान की राजधानी जो कि इस्लामाबाद है, और इसके जो इम्पोर्टेंट नगर है, महत्वपूर्ण नगर है, वो है कराची, लाहौर और रावलपिंडी। ठीक है, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, ठीक है, जिनमें है पंजाब,
सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, 4 प्रांत हैं इसके, और इन 4 प्रांतों में सबसे बड़ा जो प्रांत है वो है बलूचिस्तान। ठीक है, जिसके साथ इसका संघर्ष बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ चल रहा है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग वहाँ पे बहुत अत्याचार करते हैं, और बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों का बहुत धनी है। वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तेल, कोयला, ठीक है, ये सारी चीजें उसका धनी है। इसीलिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान उसके कब्जे से बाहर जाए, ये एक इंडिपेंडेंट देश बने। ठीक है, कबायली इलाके और इस्लामाबाद भी पाकिस्तान में शामिल हैं। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि तथाकथित आजाद कश्मीर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, ठीक है, पीओके, और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित है, हालांकि भारत इन्हें अपना भाग मानता है। ठीक है, पाकिस्तान का जन्म 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। सर्वप्रथम 1930 में कवि यानी कि जो शायर थे मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने, जो मोहम्मद इकबाल कवि थे, ठीक है, उन्होंने 1930 में इस 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर वर्क किया था। उन्होंने इस पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान यानी कि सूबे सरहद को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात कही थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये है कि उस वक्त का जब पाकिस्तान, भारत का विभाजन हो चुका था और पाकिस्तान बन चुका था। ठीक है, तो ये है कश्मीर, जो कि पीओके, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके पास चला गया था। ये वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान बन चुका था। इंडिया, हैदराबाद, गोवा, ये भारत है, ये पूरा यहाँ से ये इंडिया है। ठीक है, और ये देखिए ईस्ट पाकिस्तान, जो कि 1971 में बांग्लादेश बन चुका था, लेकिन आजादी के टाइम पे 1947 में इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंडर था, लेकिन 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो भारत ने बांग्लादेश को जन्म दिया था। ठीक है, ये ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश कहलाया, तो ये बांग्लादेश है। और जब तक ये आजादी से पहले इसको पूरे को बंगाल कहते थे, और जो पश्चिम वेस्ट बंगाल आज है, ठीक है, वो और ईस्ट बंगाल को मिला के बंगाल बोला जाता था इस पूरे इलाके को। लेकिन ईस्ट बंगाल जो है पाकिस्तान में चला गया और वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा रह गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पंजाब, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान, जो कि बाद में पाकिस्तान शब्द का सृजन किया था। ठीक है, सन 1947 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दिसंबर सन 1971 को भारत के साथ हुई लड़ाई के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश बना, और पश्चिम पाकिस्तान ही केवल पाकिस्तान रह गया। आज के पाकिस्तानी भूभाग का मानवीय इतिहास कम से कम 5000 साल पुराना है, यानी कि 3300 से लेकर 1800 के बीच में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। यह विश्व की 4 प्राचीन ताम्र कांस्यकालीन सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, इसका क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, पर गुजरात, जो कि भारत में है, और राजस्थान में भी इस सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इत्यादि स्थल, जो कि पाकिस्तान में इस सभ्यता के प्रमुख अवशेष स्थल हैं। ठीक है, इस सभ्यता के लोग कौन थे, इनके बारे में विद्वानों के मतैक्य नहीं है। कुछ इन्हें आर्यों की पूर्ववर्ती शाखा कहते हैं, तो कुछ इन्हें द्रविड़ कहते हैं, कुछ इन्हें बलूची भी ठहराते हैं। इस मतभेद के कारण सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नहीं पढ़ा जाना भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है जाने क्या है बलूचिस्तान का संघर्ष, और पिछले 73 सालों से क्या पाकिस्तान से अलग होना चाहता है बलूचिस्तान, क्यों चाहता है। ठीक है, 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने बलूचिस्तान को आजादी दी थी। ठीक है, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उस वक्त, ठीक है, बलूचिस्तान उसका हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान को जो 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने बलूचिस्तान को आजादी दे दी थी, और बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र था। ठीक है, एक अलग आजाद देश था।
लेकिन यह उस समय पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, ये जानने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान को 3 दिन बाद यानी कि 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर उसे पाकिस्तान का हिस्सा घोषित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद 1948, 1963, 1968, 1973 आदि में बलूचियों के द्वारा स्वतंत्रता के लिए बार बार संघर्ष किए गए और 2003 से ये जारी है, अभी भी जारी है। ठीक है, न्यूज में आप लोग देखते होंगे कि कैसे पाकिस्तान की सेना बलूच लोगों पर अत्याचार कर रही है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यह वास्तव में एक स्वतंत्र राज्य था जिसे कलात खानत और कलात की खान के रूप में जाना जाता था। 1839 में अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण किया और जब खान ने के साथ संधि नहीं हुई तो तब तक यह ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा आंशिक रूप से ही कब्जे में था। फिर 1876 में संधि होने के बाद इसे एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए उस वक्त का, देखिए ये पाकिस्तान और ये बलूचिस्तान कहाँ पे है, ये देखिए ये बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और बलूचिस्तान की कैपिटल है ये क्वेटा। ठीक है, ये अफगानिस्तान है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज इस्लामाबाद। ठीक है, ये पेशावर, नॉर्थन एरियाज एंड जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे इंडिया, और ये सिंध, यहाँ पे कराची। ठीक है, चलिए आगे। अंग्रेजी शासन में बलूचिस्तान के 4 राज्य थे। बंटवारे के बाद 3 राज्यों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन कलात राज्य ने पाकिस्तान में विलय से इनकार कर दिया। कलात ने 11 अगस्त 1947 को खुद को एक आजाद प्रांत घोषित किया। कलात की बगावत पर जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना वहां भेजी और पाकिस्तानी सेना ने वहां पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को स्वायत्त बलूच के कलात राज्य पर कब्जा कर लिया। तभी से यहाँ विद्रोह की आग जल रही है। यह राज्य पाकिस्तान और ईरान के बीच बटा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है क्वेटा। जहां तक सिंध का संबंध है, सिंधी नेता जीएम सैयद द्वारा एक स्वतंत्र सिंधु देश के लिए जिये सिंध, सिंध अमर रहे आंदोलन चलाया गया था। यह संघर्ष भी अभी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून भाषी लोगों के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि ये आदिवासी लोग हैं जो अपने अफगान समकक्षों की तरह स्वतंत्रता के प्रबल प्रेमी हैं। इनकी पाकिस्तानी सेना से दुश्मनी है जिसमें बड़े पैमाने पर पंजाबी हैं और जिन्हें कब्जा करने वाले एक सैनिक बल के रूप में देखा जाता है। यानी कि अगर ये देखें कि पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाता है, लेकिन उसका हर एक प्रांत उससे अलग होना चाहता है और एक इंडिविजुअल राष्ट्र बनना चाहता है। ठीक है, बलूचियों की संस्कृति और भाषा अन्य पाकिस्तानियों से अलग है। बलूचिस्तान में गैस, कोयले, सोना, तांबा, सल्फर आदि के विशाल प्राकृतिक संसाधन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए पाकिस्तान बलूचिस्तान को अलग नहीं होने दे रहा है। ठीक है, जो पाकिस्तान सरकार के द्वारा चीनियों को सौंप दिए गए हैं, यानी कि चीन को सौंप दिए गए हैं, जबकि बलूचियों को हाशिए पर और गरीबी में रखा गया है। इस कारण स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों में गहरी नाराजगी है। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ मौजूद संसाधनों का भरपूर दोहन करता है। आरोप यह है कि यहाँ के ऊर्जा संसाधनों पर बलूच लोगों का कोई हक नहीं है। ठीक है, इसे पाकिस्तान दूसरों में बांट देता है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसका फायदा बलूचिस्तान को न मिलके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को मिल रहा है, इसलिए भी बलूचिस्तान पाकिस्तान से नाराज है और अलग होना चाहता है, क्योंकि ना तो उनको कोई रोजगार है ना कोई एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अगर हम ये कह सकते हैं कि उनकी लाइफ हेल है, क्योंकि उन पर सिर्फ अत्याचार ही किए जाते हैं। ठीक है, एक जो बेसिक चीजें होती हैं एक जिंदगी लाइफ को जीने के लिए, वो भी उन्हें नहीं प्रोवाइड की जा रही है। वो लोग आज भी गरीबी में हैं, अनडेवलप्ड हैं, सड़कें नहीं है, रहने को पक्के घर नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें। 1998 में पाकिस्तान ने यहाँ पर परमाणु परीक्षण भी किया था। सामरिक महत्व भी है इस इलाके का। अरब सागर के किनारे यानी कि बलूचिस्तान का
ठीक है। अरब सागर के किनारे और होर्मुज जल संधि के करीब होने के कारण यह प्रांत को सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ईरान के पूर्व और अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। कतर, ईरान या तुर्कमेनिस्तान से कोई गैस या तेल की पाइपलाइन अगर गुजरेगी तो उसे बलूचिस्तान से होकर जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। हम ये जानते हैं, ये तो था बलूचिस्तान के बारे में। हमने भारत का विभाजन पढ़ा, हमने पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ हमने ये पढ़ा, बलूचिस्तान का संघर्ष क्यों है पाकिस्तान से हमने ये जाना। अब हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश का इतिहास क्या है और बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, बांग्लादेश की सभ्यता का इतिहास काफी पुराना रहा है। आज के भारत का अधिकांश पूर्व क्षेत्र कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में आधुनिक सभ्यता की शुरुआत 700 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ माना जाता है। यहाँ की प्रारंभिक सभ्यता में पर बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों के द्वारा 13वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। यानी कि 13वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तब से ही बंगाल को इस्लामी बनाने की प्रक्रिया जो थी वो चालू हो गई थी और 16वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में उभरा था। यानी कि बंगाल बिजनेस के तौर पर, संसाधनों के तौर पर काफी धनी था। वहां पे मिल्स हुआ करती थी, वहां पे बैंक हुआ करते थे। ठीक है, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए वो बहुत अच्छा था। तो यूरोप के व्यापारियों का आवागमन इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी से हुआ था। संभवतः 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। भारत का विभाजन होने के फलस्वरूप बंगाल को भी दो हिस्सों में बांटा गया। उसका हिंदू बहुल इलाका जो कि भारत के साथ रहा, जिसे पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया, और मुस्लिम बहुल इलाका जो कि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह से झकझोर रखा था, जिसके खिलाफ 1950 में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और 1952 में बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बना। ठीक है, और यही आंदोलन ने बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। देश के, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि क्यों आंदोलन हुए। ठीक है ना, क्यों पूर्वी बंगाल के, पूर्वी पाकिस्तान के लोग नाखुश थे अपनी सरकार से, क्योंकि जो देश के जो भी कामकाज होते थे, यानी कि बड़े डिसीजन जो लिए जाते थे पार्लियामेंट को लेकर के, जो भी वहां पे बैठक हुआ करती थी, उसमें पूर्वी पाकिस्तान की ज्यादा नहीं चलती थी, यानी कि उसकी हिस्सेदारी बहुत कम थी। और यही बात थी जो कि वहां के लोगों को नहीं पसंद आती थी। जब उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया तो पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बांग्ला भाषियों में असंतोष बढ़ा। उर्दू को जब राष्ट्रभाषा, यानी कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया तो उन लोगों को बुरा लगा कि हम बांग्ला भाषियों की तो अब कोई इज्जत रह ही नहीं गई। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था कि बांग्ला भाषी लोगों में असंतोष बढ़ गया और जो आंदोलन उन्होंने चढ़ाया था उन्हें एक तरह की हवा मिल गई। 25 मार्च की रात राष्ट्रपिता माने जाने वाले बंग बंधु शेख मुजीर उर रहमान ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान कर दिया और देश को आजाद घोषित कर दिया। हालांकि इस संघर्ष में बहुत खून खराबा हुआ और लाखों लोगों ने भागकर पड़ोसी देश यानी कि भारत में शरण ली थी। अगले 9 महीने तक चली आजादी की यह लड़ाई पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक गृह युद्ध बन गई और भारत और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना की हार के साथ खत्म हुई। ठीक है, भारत की हार तो 1971 में पाकिस्तान को मिली हार के बाद पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र हुआ, और लेकिन पाकिस्तान ने इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने के लिए 2 साल का वक्त लगाया। यानी कि 1973 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 10 जुलाई के दिन बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि भारत ने कैसे कराया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद, यानी कि किस तरीके का युद्ध था और कितना डिजास्टर हुआ था, कितना नुकसान हुआ था, कितना भयावह था, कितना खून खराबा हुआ था, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, अभी 13 ही दिन हुए थे, पाकिस्तान अपने घुटनों के बल रेंगने को मजबूर हो गया था। यानी कि युद्ध के सिर्फ 13 दिन में उसकी तमाम युद्ध नीतियां अब आत्मसमर्पण के फैसले पर आ टिकी थी और ऐसी ही परिस्थिति के बीच एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ
और जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तारीख थी 16 दिसंबर 1971। पाकिस्तान के करीब 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और भारत ने युद्ध को जीत लिया और जश्न में मनाया जाने लगा विजय दिवस। ये जो विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को, उस दिन भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसमें भारत को विजय मिली थी। ठीक है, हिस्से बने दो, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन भाषा, बोली, खान पान और मान्यताओं को लेकर दोनों में ज्यादा समानताएं नहीं थी। पाकिस्तान आर्मी की आंखों में पूर्वी पाकिस्तान चुभने लगा था। ठीक है, लिहाजा धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आर्मी की नजरों में भारत का एजेंट माना जाने लगा। यानी कि वो लोग ऐसा सोचने लगे कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो भारत का एजेंट है। तो 1971 का वक्त वो था कि जब पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर, ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था करके। ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर पूर्वी पाकिस्तान के निहत्थे मासूम लोगों को घर से निकाल कर उन्हें मारना शुरू करा। ठीक है, उनकी औरतों को उठाया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और बड़ी संख्या में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों को गोली मार दी गई, गोलियों से भून दिया गया। अभी ढाका मस्जिद के पास एक बड़ी सी कब्र बनी हुई है जहां पर ये हजारों लाशें दफन है और ये उस दौर की, यानी कि उस टाइम की जबकि बांग्लादेश की आजादी के दौर के स्मारक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तानी आर्मी के इसी जुल्म के खिलाफ भारत खड़ा हो गया और 3 दिसंबर 1971 को भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला। जनरल माने कशा की अगुवाई में भारतीय सेना की मुक्त वाहिनी में शामिल हुई। यानी कि मुक्त वाहिनी वो सेना थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी ताकि तो वो बांग्लादेश को आजाद करा सके। तो भारतीय सेना भी उस मुक्त वाहिनी में जो कि बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रही थी उसमें शामिल हो गई। ये वही मुक्त वाहिनी है जिसे पाकिस्तानी सेना में काम करने वाले पूर्वी पाकिस्तान सैनिकों ने बनाया था। ठीक है, लेकिन भारत ने हमले की पहल नहीं की थी। दरअसल भारतीय सेना के मुक्ति वाहिनी के साथ मिलने की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में 3 दिसंबर को हमला कर दिया था, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और उन्हें सीमा से तुरंत खदेड़ दिया था। इसके बाद भारतीय सेना रणनीति के साथ बांग्लादेश की सीमा से घुसी और कम से कम 15,000 किलोमीटर अंदर घुस करके के दायरे तक को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में घुसे और पूर्वी पाकिस्तान के 15,000 किलोमीटर के दायरे में अंदर घुस करके, ठीक है, उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। अंदर घुस के मारा था इन लोगों को। संघर्ष की शुरुआत हुई और युद्ध में दोनों ओर से करीब 4,000 सैनिक मारे गए। 13 दिन बीत चुके थे। कैलेंडर पर तारीख चस्पा थी 16 दिसंबर और रणभूमि में पाकिस्तान के मनोबल के हजारों लाशें पड़ी थी। पाकिस्तान के करीब 90,000 से ज्यादा सैनिक जिन्होंने कि आत्मसमर्पण कर दिया था और भारत की युद्ध जीत चुका था और वहां से एक बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का जन्म हुआ। ठीक है, ये देखिए 1971 से पहले केवल इंडिया और पाकिस्तान था, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद 3 राष्ट्र बन गए। यानी कि एक अखंड भारत जो कि 3 हिस्सों में टूट गया, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। जो अखंड, कभी अखंड भारत कहा जाता था, उसके 3 हिस्से हो गए, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, अब ये देखिए, ये कुछ पिक्स हैं, ओरिजिनल पिक्स जो कि मैंने इसमें डाली हुई हैं उस वक्त की जब बांग्लादेश में आंदोलन चालू हो गया था एक अलग देश बनाने के लिए। ठीक है, ये कुछ ओरिजिनल। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि तो मैं और अच्छे वीडियोस बना के अपलोड कर सकूं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।